हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। देखिए, आज हम लोग टेस्ट नंबर 26 सॉल्व करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आपको फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि योजना आयोग के बारे में क्वेश्चन है कि योजना आयोग एक संवैधानिक निकाय था। तो हम सबको पता है ये संवैधानिक निकाय नहीं था। तो अगर ऑप्शंस में हम एक को एलिमिनेट कर देंगे तो हमारा करेक्ट आंसर निकल कर अपने आप आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर देखिए, निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1944 में गांधीवादी योजना की शुरुआत की थी। गांधीवादी योजना तैयार की थी। तो बताइए किसने किया था। तो ये किया था श्रीमन नारायण अग्रवाल ने। श्रीमन नारायण अग्रवाल जो थे उन्होंने वर्ष 1944 में गांधीवादी योजना तैयार किया था। फिर देखिए, नीति आयोग के बारे में क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि नीति आयोग ने वर्ष 2015 में योजना आयोग का स्थान ले लिया था। तो ये तो बिल्कुल सही है। फिर है, यह भारत में सहकारी संघवाद को बढ़ावा देता है। बताइए, जो नीति आयोग है वो सहकारी संघवाद को बढ़ावा देता है। ये तो मैंने आपको पढ़ाया है। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। फिर क्या है, यह योजना आयोग के समान 5 वर्षीय योजनाएं तैयार करता है। तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ये तो हम सबको पता है, ठीक है। कॉमन सेंस भी हमारे पास, क्योंकि पंचवर्षीय योजना को बंद कर दिया गया है, ठीक है। तो अगर हम थर्ड भी एलिमिनेट कर देंगे तो हमारा करेक्ट मतलब जो आंसर है वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर देखिए, यहाँ पर योजना दिया हुआ है और केंद्र दिए हुए हैं, ठीक है। आइए देखते हैं। जैसे बॉम्बे योजना, बॉम्बे योजना में मतलब उसका मुख्य केंद्र क्या था, भारी औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देना। सर्वोदय योजना जो था उसमें समावेशी विकास को बढ़ावा दिया गया था। पीपुल्स प्लान में समाजवादी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया गया था। और गांधीवादी योजना जो है उसमें केंद्रीकरण की जगह विकेंद्रीकरण को बढ़ावा दिया गया था, ठीक है। इस चीज़ को तो याद रखिएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सही मैच नहीं है। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, क्योंकि ये तीनों ही मैच है। को 5th नंबर क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा कि भारत में बहुस्तरीय योजना के विषय में क्वेश्चन है। आइए इसे देख लेते हैं। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन में है कि बहुस्तरीय योजना का जो उद्देश्य है, ठीक है, वो विकेंद्रीकृत शासन के माध्यम से राष्ट्रीय उद्देश्यों एवं स्थानीय प्राथमिकताओं के बीच संरेखण सुनिश्चित करता है, ठीक है। तो ये हमारा बिल्कुल सही है। फिर है, जिला स्तरीय योजना बहुस्तरीय योजना का सबसे महत्वपूर्ण स्तर है, ठीक है। हम सबको पता है कि अगर कोई भी बहुत बड़ा स्तर का कोई योजना बनता है तो उसकी जो शुरुआत होती है वो जिले से होती है। तो जिला स्तर क्या हो जाएगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलर हो जाता है, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए, 73वां और 74वां संविधान संशोधन हमको पता है कि ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में बहुस्तरीय योजना को संस्थागत रूप प्रदान करता है। तो ये भी बिल्कुल सही है। इस तरह से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल। फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि विकास और निगरानी मूल्यांकन कार्यालय, उसके विषय में क्वेश्चन दिया हुआ है। कह रहा है कि विकास निगरानी मूल्यांकन कार्यालय जो है वो सांख्यिकी कार्यक्रम एवं कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन आता है। तो बताइए, क्या इसके अधीन आता है? नहीं, ये आता है नीति आयोग के अधीन। किसके अधीन आता है? ये नीति आयोग के अधीन आता है, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा। तो ये रॉन्ग हो जाएगा। और अगर हम फर्स्ट स्टेटमेंट को रॉन्ग करते हैं और एलिमिनेट करते हैं तो हमारा करेक्ट आंसर अपने आप आ जाता है ऑप्शन नंबर बी। फिर देखिए, हमारा वर्ष 1991 के आर्थिक सुधारों का भारतीय अर्थव्यवस्था पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। निम्नलिखित में से कौन से इन सुधारों के प्रत्यक्ष परिणाम थे? तो आइए इसे देख लेते हैं। सबसे पहले तो भारत के विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि में वृद्धि होने लगी थी। जो सकल घरेलू उत्पाद था उसमें सेवा का विस्तार होने लगा था। ये भी हमको भी पता है, ठीक है, कि जो सेवा क्षेत्र है वो जीडीपी में सबसे ज़्यादा रोल प्ले कर रही है। फिर उसके बाद सकल घरेलू उत्पाद में कृषि की जो हिस्सेदारी है उसमें गिरावट आई है, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इस तरह से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर देखिए, अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1991 की जो नई औद्योगिक नीति बनाई गई थी उसके विषय में। सबसे पहले लिखा है, इसने कुछ उद्योगों को छोड़कर सभी उद्योगों के लिए औद्योगिक लाइसेंस की जो आवश्यकता है उसको क्या किया था, समाप्त कर दिया था, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है। फिर इसमें निजीकरण के तहत घाटे में चल रहे सार्वजनिक उपक्रमों को बंद करने पर जोर दिया था। तो याद रखिएगा, बंद करने पर जोर नहीं दिया गया था। इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। इसके बजाय क्या किया था कि पेशेवर प्रबंधन और प्रदर्शन संबंधी पहलों के माध्यम से उसकी दक्षता में सुधार करने का प्रयास किया गया था, ना कि बंद करने का। तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। और अगर हमारा सेकंड रॉन्ग हो गया तो 1 और 3 हमारा करेक्ट आंसर अपने आप आ जाएगा। फिर देखिए, परिप्रेक्ष्य योजना शब्द को सबसे अच्छे ढंग से कौन समझाता है? बताइए, परिप्रेक्ष्य योजना। तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। संरचनात्मक परिवर्तनों पर ध्यान केंद्रित करते हुए दीर्घकालिक दृष्टि आधारित योजना
ये परिप्रेक्ष्य योजना है, ठीक है। फिर देखिए भारत में वर्ष 1991 में शुरू किए गए जो एलपीजी सुधार है, ठीक है, उसके बारे में एक क्वेश्चन है, आइए देख लेते हैं क्या कह रहा है। देखिए उदारीकरण का जो एम है वो निजी निवेश पर प्रतिबंध को हटाना था और विभिन्न क्षेत्रों में सरकारी नियंत्रण को कम करना था। तो ये बिल्कुल सही है कि जो निजी निवेश जो था उस पर बहुत सारे प्रतिबंध लगे हुए थे 1991 से पहले, तो उसको क्या करना था, हटाना था, और जितने भी गवर्नमेंट एरिया थे उनके मतलब इफ़ेक्ट को कम करना था, ठीक है? उनके प्रभाव क्षेत्र को कम करना था। फिर देखिए निजीकरण में सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर पूर्ण विनिवेश पर जोर दिया गया। यस, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर जोर दिया गया था, लेकिन यहाँ सभी लिखा हुआ है, ये एक्सट्रीम है, ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है? अगर हम 2 हटा देते हैं तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी निकल कर आ जाता है, ठीक है? फिर देखिए लिखा हुआ है एकाधिकार एवं अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम 1969, ठीक है। आइए इसके बारे में देख लेते हैं क्या लिखा है कि इसका जो उद्देश्य होता है वो आर्थिक शक्ति को ही कुछ हाथों में केंद्रित होने से रोकना था। फिर अधिनियम ने प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रथाओं की जांच के लिए एमआरटीपी आयोग की स्थापना की। एमआरटीपी मतलब एकाधिकार एवं अवरोधक व्यापारी व्यवहार आयोग, ठीक है। प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 ने बाजार प्रतिस्पर्धा से बेहतर ढंग से निपटने के लिए एमआरटीपी अधिनियम को प्रतिस्थापित किया है। इस तरह से करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर भारतीय नियोजन में महालनोबिस रणनीति के बारे में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, आइए से देख लेते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है इसने उच्च पूंजी उत्पादन अनुपात वाले क्षेत्रों को प्राथमिकता देकर औद्योगिक विकास को अधिकतम करने का प्रयास किया था, औद्योगिक विकास को। तो हम सबको पता है कि जो महालनोबिस मॉडल था उसमें क्या किया गया था, औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया गया था, तो ये बिल्कुल सही है। फिर क्या लिखा हुआ है, देखिए ये जो मॉडल था वो तकनीकी आत्मनिर्भरता के लिए आयात प्रतिस्थापन पर बहुत अधिक निर्भर था, ये भी बिल्कुल सही है। फिर लिखा है योजना के प्रारंभिक वर्षों के दौरान बेरोजगारी को बहुत कम करने में यह सहायक रहा, तो ये बात गलत है। ये बेरोजगारी को कम करने में ये सहायक नहीं रहा था, इसके लिए ही फिर दूसरा मॉडल लाया गया था, ठीक है। तो ये हमारा रॉन्ग होने की वजह से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर देखिए हेराल्ड डोमर मॉडल जो है मुख्य रूप से आर्थिक विकास के लिए निम्नलिखित में से किस कारक पर आधारित है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा, ये है बचत और निवेश पर आधारित था, ठीक है। फिर है कि रोलिंग योजना की क्या विशेषता है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा, जो रोलिंग योजना है वो लक्ष्यों को वार्षिक रूप से संशोधित करने के लिए लचीलापन का प्रयोग करती है। फिर देखिए निम्नलिखित पर विचार करना। सबसे पहले 1991 की नीति के अंतर्गत उपर्युक्त क्षेत्रों में से कितने क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित थे, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। परमाणु ऊर्जा का क्षेत्र आरक्षित था, रेलवे भी, और रक्षा उत्पादन के क्षेत्र भी क्या थे, आरक्षित थे। इस तरह से करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फिर देखिए नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 6A के बारे में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, आइए से देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है कि असम में रहने वाले बांग्लादेशी प्रवासियों के लिए भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की अनुमति देता है, तो ये चीज़ बिल्कुल सही है। फिर लिखा है यह प्रावधान किया गया है कि 25 मार्च 1985 से पूर्व बांग्लादेश से असम में प्रवेश करने वाले अप्रवासी भारतीय नागरिक माने जाएंगे। क्या यह सही है, गलत? ये गलत है। देखिए 25 मार्च 1971 है, ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। 25 मार्च 1971 के बाद असम में प्रवेश करने वालों की नागरिकता पर रोक लगा दी जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड ऑप्शन रॉन्ग हो जाता है, तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर देखिए कि कौन से देश G4 समूह के मेंबर हैं, तो आइए देख लेते हैं कौन कौन से देश हैं। सबसे पहले ब्राज़ील G4 कंट्री में आता है, उसके बाद जर्मनी आता है G4 कंट्रीज़ में, और इंडिया आता है G4 कंट्रीज़ में। इस तरह से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। और एक कंट्री और बच गया जापान, जापान को भी लिख लीजिए, ठीक है, जापान भी है, ताकि आपको याद रखे, जापान, इंडिया, ब्राज़ील और जर्मनी, ठीक है। फिर देखिए भारत में पुष्प कृषि के विषय में क्वेश्चन दिया हुआ है, आइए पुष्प कृषि के बारे में पढ़ लेते हैं। लिखा है पुष्प कृषि में प्रत्यक्ष बिक्री, सौंदर्य प्रसाधन, इत्र और दवा के उद्योगों के लिए पुष्पीय और सजावटी पादपों की खेती शामिल है। बिल्कुल सही, भारत सरकार ने फूलों की खेती को सूर्योदय उद्योग के रूप में चिन्हित किया है, तो ये भी क्या है, बिल्कुल सही है। सूर्योदय उद्योग अगर आएगा किससे रिलेटेड है, तो याद रखिएगा भारत में पुष्प कृषि से रिलेटेड है, यानी फूलों की खेती से रिलेटेड है, ठीक है। फिर है गेरबेरा और कार्नेशन जैसी पुष्प कृषि फसलें आमतौर पर खुले कृषि भूमि में उगाई जाती है, तो याद रखिएगा ये खुले कृषि में नहीं उगाई जाती है, बल्कि किस में उगाई जाती है, विभिन्न ग्रीन हाउस में उगाई जाती है, ठीक है।
जबकि गुलाब जो होता है ना, गुलाब का फूल, वो हमारा ओपन फील्ड में उगाई जाती है, ठीक है? और बाकी गेरबेरा और कार्नेशन जो है, वो हमारा ग्रीन हाउस में उगाई जाती है। तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है? तो करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कि मुद्रा के कार्यों के संबंध में 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं और बताना है कि कौन से सही हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है कि यह विनिमय के माध्यम से, जो मुद्रा के कार्यों के बारे में बोल रहा है ना, तो कहने का मतलब मुद्रा विनिमय के माध्यम के रूप में कार्य करता है तथा वस्तु विनिमय प्रणालियों में आवश्यकताओं के दोहरे सहयोग की आवश्यकता को भी पूरा करता है। तो ये बिल्कुल सही है। फिर है, यह हमेशा स्वर्ण एवं संपत्ति जैसे परिसंपत्तियों की तुलना में बेहतर मूल्य भंडार होता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, हमेशा, जो कि एक्सट्रीम वर्ड है, ठीक है? तो मैंने आपको बताया ना कि हमेशा ऐसे एक्सट्रीम वर्ड वाले जो सेंटेंसेस होते हैं वो रॉन्ग होते हैं, क्योंकि अगर एक भी ऐसा कंडीशन रहा कि जिसमें इसका जो मूल्य है वो बेहतर नहीं होता है तो ये रॉन्ग हो जाएगा। तो इस वजह से जो ऑलवेज होता है वो जनरली रॉन्ग होता है, ठीक है? तो ये हमारा रॉन्ग हो गया। अगर हम 2 को एलिमिनेट कर देते हैं ऑप्शन से तो करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा और ये हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत में संकुचित एवं व्यापक मुद्रा परिभाषाओं के संदर्भ में इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है कि M1 इज इक्वल टू लोगों के पास मुद्रा प्लस बैंकों के पास लोगों की मांग राशि प्लस RBI के पास अन्य जमा राशि, ठीक है? फिर M2 में क्या लिखा है? M2 में लिखा है M1 प्लस व्यावसायिक बैंकों की आवधिक जमाएं। तो देखिए सबसे पहली बात, तो जो M2 होता है वो M1 प्लस डाकघर में बैंकों में बचत जमाएं होती हैं, ठीक है? ना कि व्यावसायिक बैंकों की आवधिक जमाएं। तो ये हमारा जो सेकंड हो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है? तो अगर हम सेकंड को रॉन्ग कर देते हैं तो हमारा करेक्ट आंसर निकल कर आ जाता है ऑप्शन नंबर डी। मैंने M2 क्या बताया, M1 प्लस डाकघर बचत बैंकों में बचत जमाएं, ठीक है? जो M3 होती है, M3 उसमें होता है कि M1 प्लस बैंकों में लोगों की आवधिक जमाएं, ठीक है? और आपको मैंने ये वाला पहले भी बताया था कि इन सब में M1 जो होता है उसकी लिक्विडिटी सबसे ज़्यादा होती है और M4 की लिक्विडिटी जो होती है वो सबसे कम होती है, ठीक है? और याद रखिएगा कि जो M3 होती है वो मुद्रा आपूर्ति का सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला माप है और M3 को ही समस्त मौद्रिक संसाधन भी कहते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, मुद्रा की मांग से संबंधित कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही है? तो चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले लिखा है कि सट्टे के लिए मुद्रा की मांग ब्याज दर से प्रतिलोम रूप से संबंधित होती है, ठीक है? ये हमारा बिल्कुल सही है। फिर देखिए मुद्रा गुणक के संदर्भ में निम्नलिखित कारकों पर विचार कीजिए और कह रहा है कि कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो मुद्रा गुणक के मूल्य को प्रभावित करते हैं, ठीक है? तो आइए देखते हैं। सबसे पहले तो आरक्षित जमा अनुपात जो है वो मुद्रा गुणक के मूल्य को प्रभावित करता है। करेंसी जमा अनुपात भी है, वो भी मुद्रा गुणक के मूल्य को क्या करता है, प्रभावित करता है। फिर उच्च शक्तिशाली मुद्रा जो है वो प्रभावित नहीं करता है, ठीक है? याद रखिएगा, ये प्रभावित नहीं करता है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। तो सर से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर देखिए भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा प्रयुक्त मौद्रिक नीति उपकरणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो देखिए सबसे पहला स्टेटमेंट यहाँ पे क्या कह रहा है कि खुले बाजार की क्रियाओं में RBI के द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री शामिल होती है, ठीक है, ओपन मार्केट में। तो ये बिल्कुल सही है। फिर सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि वैधानिक तरलता अनुपात में परिवर्तन वाणिज्यिक बैंकों के आरक्षित जमा अनुपात को भी प्रभावित करता है। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर देखिए हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है कि भारत में डिजिटल मुद्रा स्वामित्व के बारे में 2 स्टेटमेंट है, ये दोनों पढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि वर्ष 2021 में, देखिए फिर अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत में डिजिटल मुद्रा के स्वामित्व के बारे में एक क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए आइए दोनों स्टेटमेंट पढ़ते हैं। लिखा है वर्ष 2021 में भारत की जो 10% से अधिक आबादी के पास क्या थी, डिजिटल मुद्रा थी, जिससे कि जनसंख्या के हिस्से के रूप में डिजिटल मुद्रा स्वामित्व के मामले में भारत जो है वो शीर्ष 20 वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में शीर्ष 10 में आ गई है। तो ये गलत है। भारत का जो स्थान है वो 7th है, ठीक है? फिर देखिए डिजिटल मुद्राएं यद्यपि कुछ लोगों को लाभ पहुंचाती है तथा विप्रेषण को सुगम बनाती है, लेकिन ये अस्थिर वित्तीय परिसंपत्तियां हैं जो कि सामाजिक जोखिम और लागत भी ला सकती है। तो ये बिल्कुल सही है। तो इस तरह से जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ओनली बी।
फिर देखिए सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के बारे में एक क्वेश्चन है। यहाँ पे ये मिसप्रिंट हो गया है, ठीक है। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के बारे में क्वेश्चन है। आइए इसके स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है कि इसे केंद्रीय बैंक के द्वारा डिजिटल रूप में जारी किया जाता है और स्थिरता और विश्वास सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय बैंक द्वारा समर्थित भी होता है। ये बिल्कुल सही है। फिर सीबीडीसी का जो मुख्य एम होता है वो क्या होता है? भौतिक मुद्रा से जुड़े हुए जोखिमों और लागतों को कम करना, जैसे कि हैंडलिंग और परिवहन और बीमा। फिर निजी क्रिप्टो करेंसी के विपरीत सीबीडीसी को वैध एवं कागजी मुद्रा के साथ साथ एक से एक विनिमय नहीं किया जा सकता, तो ये गलत है, ठीक है। इसे विनिमय किया जा सकता है, तो इस तरह से करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर देखिए नगद कोष अनुपात के बारे में और वैधानिक तरलता अनुपात के बारे में एक क्वेश्चन है। आइए उसे पढ़ते हैं। स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि सीआरआर जो होता है यानी कि नगद कोष अनुपात बैंक की कुल जमा राशि का एक अनुपात है जिसे कि नगदी के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखा जाना चाहिए, जबकि एसएलआर बैंक की कुल जमा राशि का अनुपात है जिसे बैंक को नगदी और गैर नगद रूप में अपने पास रखना चाहिए, ठीक है। फिर है सीआरआर और एसएलआर दोनों ही उपकरण हैं जिनका उपयोग भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकिंग प्रणाली में तरलता को नियंत्रित करने एवं मुद्रास्फीति का प्रबंधन करने के लिए किया जाता है, ठीक है। इस तरह से जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर अगला क्वेश्चन क्या है? बैंकिंग प्रणाली में तरलता प्रबंधन के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा उपयोग किए जाने वाले उपकरणों के संदर्भ में क्वेश्चन दिया हुआ है, जिसमें फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि रेपो रेट जो होता है वह ब्याज दर है जिस पर आरबीआई चल निधि समायोजन सुविधा के तहत सरकारी और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों के संपार्श्विक के विरुद्ध बैंकों को रात भर तरलता प्रदान करता है, तो ये बिल्कुल सही है। फिर सेकंड स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है कि स्थायी जो सीमांत स्थायी सुविधा होती है वो अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को दंडात्मक ब्याज दर पर एक सीमा तक अपने वैधानिक तरलता अनुपात पोर्टफोलियो से अतिरिक्त रात भर फंड उधार लेने की अनुमति देती है, ये भी सही है। फिर अब बैंक दर एमएसएफ दर के अनुरूप होती है तथा एमएसएफ दर में परिवर्तन होने पर यह स्वचालित रूप से परिवर्तित हो जाती है, ये भी हमारा बिल्कुल सही है। सर से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर देखिए नगद कोष अनुपात यानी कि सीआरआर में वृद्धि का मुद्रा गुणक पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्वेश्चन ये पूछ रहा है, तो बताइए क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए सबसे पहली बात तो जो नगद कोष अनुपात है अगर उसमें वृद्धि होगी, ठीक है, तो मुद्रा गुणक क्या होगा? घटेगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए फिर अगला क्वेश्चन क्या है कि किसी भी बैंक की कार्यप्रणाली एवं उसकी बैलेंस शीट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार की जाए। स्टेटमेंट्स पर नजर डालते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है कि बैंक की परिसंपत्तियों में आरक्षित निधियां और जनता को दिए गए ऋण शामिल होते हैं, ये सही है। बैंक की देनदारियों में वे जमा राशि शामिल होती हैं जो लोग उसके पास रखते हैं, ठीक है। फिर है जब कोई भी बैंक पैसा उधार देता है तो उधारकर्ता के नाम पर एक नई जमा राशि बनाई जाती है जिससे मुद्रा की जो आपूर्ति होती है वो बढ़ जाती है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित प्रकार के धन पर विचार कीजिए। सबसे पहले पण्य मुद्रा है, प्रतिनिधि मुद्रा, वैध कागजी मुद्रा, और कह रहा है कि धन में आंतरिक यथार्थ मूल्य किसमें होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा जो पण्य मुद्रा होती है उसमें सोना चांदी आता है, तो सोना चांदी में क्या होता है कि उसमें आंतरिक मूल्य या यथार्थ मूल्य होता है, जबकि जो कागज मुद्रा होती है और जो प्रतिनिधि मुद्रा होते हैं उनका आंतरिक मूल्य नहीं होता है, बल्कि ये क्या होते हैं? व्यक्तियों और संस्थाओं द्वारा विश्वास एवं स्वीकृति के साथ प्राप्त होते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल भारतीय रुपया हो गया, अमेरिकी डॉलर हो गया, ये सारी चीजें। फिर देखिए हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि कौन सा मौद्रिक समुच्चय बैंकिंग क्षेत्र की पूरी बैलेंस शीट को दर्शाता है, तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा NM3। फिर है भारत में मौद्रिक नीति ढांचे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार की जाए, इसे देखते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है कि जो आरबीआई होती है वो बैंकिंग प्रणाली में चल निधि को नियंत्रित करने के लिए रेपो दर का उपयोग करती है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है कि रेपो दर में कमी से आमतौर पर व्यवसायों और व्यक्तियों के लिए उधार लेने की लागत बढ़ जाती है, तो ये गलत है, ठीक है। क्योंकि देखिए रेपो दर में जब कमी होगा तो वास्तव में क्या होगा? व्यवसायों और व्यक्तियों के लिए क्या होगा? उधार लेने की लागत कम करती है, ठीक है, ना कि बढ़ जाती है।
फिर देखिए, फिर अगला स्टेटमेंट क्या है कि आरबीआई की मौद्रिक नीति का जो उद्देश्य है वो मुद्रास्फीति को भारत सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य सीमा के भीतर बनाए रखना है। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर देखिए, भारत में मौद्रिक नीति समिति के बारे में एक क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि जो एमपीसी होती है वो सरकार द्वारा निर्धारित मुद्रास्फीति लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नीतिगत रेपो दर पर निर्धारित करने के लिए जिम्मेदार है। तो ये चीज़ बिल्कुल सही है। फिर इस समिति की अध्यक्षता जो होती है एमपीसी की, वो आरबीआई के गवर्नर करते हैं। तो ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, फिर अगला स्टेटमेंट देखिए, अगला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि एमपीसी के सभी सदस्यों की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है। तो देखिए, ये बिल्कुल सही नहीं है। ठीक है, क्योंकि एमपीसी में सबसे पहली बात तो 6 सदस्य होते हैं, जिसमें से 3 सदस्यों की आरबीआई करते हैं और 3 सदस्यों की भारत सरकार करते हैं नियुक्ति। ठीक है, तो इस तरह से ये रॉन्ग हो जाएगा। अगर हम थर्ड को एलिमिनेट कर देंगे तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए निकल कर आएगा। फिर देखिए, विश्व ऊर्जा आउटलुक रिपोर्ट 2024 की मुख्य विशेषताओं के बारे में क्वेश्चन दिया हुआ है। सबसे पहले स्वच्छ ऊर्जा में परिवर्तन तेजी से हो रहा है। वर्ष 2023 तक वैश्विक स्तर पर 500 गीगावाट से अधिक नवीनीकरणीय ऊर्जा का समावेश हो जाएगा। ये सही है। फिर वर्ष 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा कोयला, तेल और गैस को पीछे छोड़ते हुए विद्युत ऊर्जा का प्रमुख स्रोत बन जाने की उम्मीद है। ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है। फिर देखिए, कृषि खाद्य प्रणालियों के परिवर्तन का समर्थन करने के लिए हैंड इन हैंड पहल का विकास जो है, पहल किस पद्धति का यूज़ करती है? तो इस चीज़ को याद रखिएगा, किस पद्धति का यूज़ करती है? तो उन्नत भू-स्थानिक मॉडलिंग एवं विश्लेषण, ऑप्शन नंबर बी। फिर देखिए, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। भारत, कैमरून, नाइजीरिया, कनाडा। इसमें बोल रहा है कि उपर्युक्त देशों में से कितने देश C10 समूह के मेंबर हैं? तो याद रखिएगा, C10 समूह के मेंबर कौन है? तो याद रखिएगा ओनली 2। ठीक है, केवल 2। सबसे पहले तो ये याद रखिएगा कि इसमें भारत नहीं है और इसमें कनाडा नहीं है, नाइजीरिया है और कैमरून है। और अगर C10 समूह देशों के बारे में बात करें तो याद रखिएगा, इसमें टोटल 10 सदस्य हैं, जैसा कि नाम से स्पष्ट है। और इसमें 10 कंट्री के अगर नाम पूछ दिया तो याद रखिएगा, अल्जीरिया, बोत्सवाना, कैमरून, मिस्र, केन्या, नाइजीरिया, दक्षिण अफ्रीका, तंजानिया, सेंट्रल बैंक ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट। ठीक है, और सेंट्रल बैंक ऑफ सेंट्रल अफ्रीकन स्टेट। फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान अपने बिजनेस रेडी सूचकांक का पहला संस्करण लॉन्च करता है? ठीक है, तो याद रखिएगा, जो वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक, ठीक है, वो बिजनेस रेडी सूचकांक का पहला संस्करण लॉन्च करता है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए कि यूरोपीय संघ के कार्बन सीमा समायोजन तंत्र के विषय में एक क्वेश्चन दिया हुआ है। आइए इसे देखते हैं। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? लिखा है कि यह भारत से कार्बन गहन वस्तुओं के आयात के लिए व्यापार बाधा के रूप में कार्य कर सकता है। ठीक है, फिर इसमें निर्यातकों से उत्पादन विधियों के संदर्भ में विस्तृत आंकड़े उपलब्ध कराने की अपेक्षा की जाती है, जिससे संवेदनशील व्यापार रहस्यों के उजागर होने का खतरा रहता है। ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है और ये भी बिल्कुल सही है। फिर देखिए क्या लिखा है, इसने भारत को वर्ष 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य को पूरा करने में मदद मिलेगी। ठीक है, तो देखिए ये रॉन्ग है। ठीक है, क्योंकि जो यूरोपीय संघ के कार्बन सीमा समायोजन तंत्र यानी CBAM है, वो भारत के 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य को पूरा करने के बीच में क्या है, एक बाधक तत्व के रूप में सामने आता है। तो अगर थर्ड हमारा रॉन्ग हो जाएगा तो हमारा करेक्ट आंसर अपने आप निकल कर आएगा, ऑप्शन नंबर सी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए।